रोमन फौजियों ने हाथियों की ताकत बैटलफील्ड पे देखी थी, इसीलिए दुश्मन के हाथियों से डील करने के लिए उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। जब हाथी उनकी तरफ चार्ज करते थे तो रोमन फौजी अपनी पोजीशन छोड़ के उनको पास होने का स्पेस देते थे और उसके कहानी शुरू होती है एक वॉर एलिफेंट से। एक वॉर एलिफेंट हम उस हाथी को कहते हैं जिसको बैटलफील्ड कंडीशंस की ट्रेनिंग मिली हो और बैटल का एक्सपीरियंस भी हो। एक वॉर एलिफेंट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और सबसे पहला और ऑब्वियस एडवांटेज है साइज। हाथी एक बहुत बड़ा जानवर होता है और जब इंसान या कोई भी जानवर एक बड़े साइज के क्रिएचर को देखता है तो वो नर्वस होता ही है। आपने नोटिस किया होगा कि सेलिब्रिटीज के बॉडीगार्ड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, रेसलर्स बड़े बड़े होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इनमें ताकत भी उतनी हो, पर सिर्फ बड़ा साइज देख के हम में एक साइकोलॉजिकल डर पैदा होता ही है। अगर आपने रियल लाइफ में कोई हाथी देखा है, आप किसी हाथी के नज़दीक खड़े हुए हैं, तो आपने ये एहसास किया होगा कि वो साइज में आपसे कितना बड़ा होता है। अब इमेजिन करिए कि उतना बड़ा हाथी आपकी तरफ चार्ज करते हुए, आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। मैं समझता हूँ कि लाखों में कोई एक इंसान होता होगा जो चार्जिंग हाथी के सामने खड़ा रह सकता है। मैं एक्चुअली ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने एक वीडियो देखा था, शायद अफ्रीका की सफारी का था, जिसमें एक हाथी चार्ज करने की कोशिश कर रहा है और उसके सामने एक आदमी बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ है, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा। तो अगर ऐसे इंसान है फिर तो अलग बात है, पर जनरली ऐसे इंसान आउटलायर होते हैं। तो अगर इन्फेंट्री को ट्रेनिंग नहीं दी गई है और बहुत सालों की ट्रेनिंग नहीं दी गई है हाथियों के चार्ज को देखने की, तो नॉर्मल इन्फेंट्री हाथी को चार्ज करते हुए देख के अपनी जगह को छोड़ ही देगी। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है हाथी के साइज का। हाथियों का दूसरा बड़ा एडवांटेज होता है उनकी ताकत। एक हाथी बहुत वजन उठा सकता है और बहुत भारी भारी वजन खींच सकता है। तो अगर आपके पास तोपें हैं तो हाथी आपकी तोप खींच सकते हैं। अगर आपकी आर्मी मार्च कर रही है और सामने कोई ऑब्स्टेकल है, जैसे कोई पत्थर गिरा हुआ है या फिर कोई पेड़ गिरा हुआ है, तो इंसानों को उस पेड़ को काट के हटाने में जितना टाइम लगेगा उससे बहुत कम टाइम लगेगा एक हाथी को। वो अपनी सूंड से उस पेड़ को साइड में कर सकता है। और आप हाथी को सेट फोर्टिफिकेशंस को तोड़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसीलिए पुराने ज़माने में जब किसी फोर्ट पे, किसी किले पे चढ़ाई करनी होती थी, तो जो अटैकिंग आर्मी है पहले किले के आसपास एक सीज डालती थी, घेराबंदी करती थी, और फिर किले के जो वीक स्पॉट्स हैं, जनरली वो दरवाजे होते हैं, उनको तोड़ने के लिए हाथी को लेके आते थे। हाथी के सूंड पे एक मेटल का प्लेट डाल दिया है और फिर हाथी उस दरवाजे पे लगातार टकरा के उसको कमजोर कर सकता है या फिर गिरा सकता है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप जंगल से कोई हाथी लेके आए और सीधे उससे किले के दरवाजे तोड़ा रहे हो। ऐसा करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए और इसीलिए हाथियों को इन सारे कामों के लिए ट्रेन किया जाता था। हाथियों की ताकत और बढ़ जाती है जब वो चार्ज करते हैं, जब उनके पास मोमेंटम आ जाता है। चार्ज करना मतलब होता है तेज दौड़ना, और साइंस में आपने पढ़ा होगा मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर कोई भारी चीज जब तेज मूव करने लगती है तो उसमें मोमेंटम बढ़ने लगता है, और ज्यादा मोमेंटम होता है अगर, तो उसकी पंचिंग पावर ज्यादा हो जाती है। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि इंसानों की टॉप स्पीड, उसेन बोल्ट का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 44 kmph का है, 44 किलोमीटर पर आवर। एक अफ्रीकन बुश एलिफेंट की टॉप स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर। ये हम एहसास नहीं करते हैं, पर हाथी बहुत तेज दौड़ सकता है। आपने इंटरनेट पे रील्स में ऐसे बहुत वीडियोस देखे होंगे जब हाथी किसी को चेज कर रहा है। एक और बात पे ध्यान रखना है, जो मैंने 44 kmph कहा वो उसेन बोल्ट की टॉप स्पीड है किसी एक रेस में, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नॉर्मल इंसान उस स्पीड पे नहीं दौड़ सकते। तो इमेजिन करिए कि आप एक इन्फेंट्री के सोल्जर हैं, आपको बहुत ज़्यादा भागने की ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो एक चार्जिंग एलिफेंट से आप सिर्फ भाग के नहीं बच सकते। और वैसे भी ये बात इम्प्रैक्टिकल है। एक बैटलफील्ड पे जब हाथी आप पे चार्ज कर रहे हैं तो भागने का ऑप्शन आपके पास नहीं होता। हाथियों का तीसरा बड़ा एडवांटेज है कि वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल अटैक के प्रति बहुत रेजिलियंट होते हैं। इसका सीधी भाषा में मतलब है कि हाथी की चमड़ी मोटी होती है, तो अगर एक घोड़े को गिराने के लिए आप 1-2 भाले मार के या 3-4 तीर से आप एक घोड़े को गिरा सकते हो। हाथी को गिराने के लिए आप 1-2 भाले से काम नहीं कर सकते। इनफैक्ट ऐसे भी हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं जहां पे एक हाथी पे 40-50 तीर लग गए फिर भी वो हाथी चार्ज कर रहा है। इसीलिए हाथियों को लिविंग टैंक्स भी कहा जाता है, क्योंकि टैंक्स की तरह हाथी भी बैटलफील्ड पे कन्वेंशनल अटैक के प्रति रेजिलिएंट होते हैं। आपने अगर 300 मूवी देखी है तो उसमें एक सीन है, छोटा सा क्लिप है, जहां पे कुछ हाथी आ रहे हैं और भाले मार के स्पार्टन्स हाथियों को गिरा दे रहे हैं। और इनफैक्ट इसी पिक्चर में आगे भी एक सीन है जहां पे एक बहुत बड़ा जानवर जो दिखने में राइनो जैसा लग रहा है वो दौड़ते हुए आ रहा है और सिर्फ एक स्पार्टन ने एक भाला मार के उस राइनो को गिरा दिया। तो अगर आप ऐसे वॉरियर हैं जिनको ऐसी ट्रेनिंग मिली है कि अगर हाथी चार्ज करते हुए आपकी तरफ आ रहा है तो सिर्फ एक भाला मार के आप उसकी आंख पे वार कर सकते हो, फिर तो आप नॉर्मल इन्फेंट्री की तरह है ही नहीं, आप अलग कुछ क्लास के हैं। पर इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर किया जाता था हाथियों को, और इनफैक्ट उनको जो आर्मर देते थे वो उनकी आंखों को हल्का सा छोड़ के बाकी पूरा कवर रखते थे। अगर आपको एक भाले से
एक चार्जिंग एलिफेंट की आंख पे मारना है तो भाई आपको अर्जुन के लेवल का निशाना चाहिए। हाथियों का चौथा फायदा है कि ये एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट या कमांड पोस्ट की तरह काम कर सकते हैं। इसको आपने मूवीज में देखा होगा, जब पुराने ज़माने की आर्मीज चार्ज करती थी तो आर्मी का जो राजा है या फिर जो मेन कमांडर है वो हाथी पे रहता था। और हाथी पे रहने का फ़ायदा ये है कि पूरी बैटलफील्ड पे आप बहुत दूर तक देख सकते हैं और आप एक्चुअली देख सकते हैं कि मूवमेंट कैसा हो रहा है और बैटलफील्ड की कंडीशंस चेंज कैसे हो रही हैं, और उसी हिसाब से आप ऑर्डर्स दे सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, हाथी पे जो इंसान बैठा है वो अटैक्स के प्रति वल्नरेबल होता है। तो सामने वाली आर्मी देख रही है कि अगर कोई हाथी पे बैठा है तो वो रिलेटिवली इंपॉर्टेंट इंसान है, तो आप एक इजी टारगेट बन जाते हो अगर आप हाथी पे बैठे हो। तो इंडिया के एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में भी हाथियों की इंपॉर्टेंस की बात की गई है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि जिस आर्मी के पास बहुत सारे हाथी हैं उनके पास एक डिसाइसिव एडवांटेज होता है। आपने पुराने जमाने की लड़ाइयों में चतुरंगिणी सेना या फिर चतुरंगा वर्ड सुना होगा, क्योंकि आर्मी को 4 भागों में डिवाइड करते थे एंशिएंट इंडिया में। एक भाग था चैरियट्स का यानी रथ, एक भाग था इन्फेंट्री यानी फुट सोल्जर्स, एक भाग था कैवेलरी घुड़सवार, और चौथा भाग था एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स का एक अलग कोर होता था आर्मी के अंदर। अब हम देखते हैं कि हाथियों की वीकनेसेस क्या होती हैं। पहली वीकनेस ये है कि हाथी को मिड चार्ज मनूवर करना आसान नहीं होता। यानी अगर आप एक हाथी पे बैठे हुए हैं, आप हाथी के महावत हैं और हाथी अब चार्ज कर रहा है, तो चार्ज के दौरान उसको डायरेक्शन चेंज कराना या उसको रोकना आसान नहीं होता। जैसे अगर आप एक घोड़े पे बैठे हैं और एक घोड़ा फुल स्पीड पे चार्ज कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना एक हाथी के केस में होता है। इसी वजह से हाथी को चार्ज करने से पहले ये डिसाइड करना होता है कि उनका टारगेट क्या होने वाला है। प्रेफरेबली उनका टारगेट सीधी जगह पे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अगर टारगेट बहुत मूव कर रहा है तो हाथी उतना काम नहीं आएगा। दूसरी समस्या ये होती है कि जब बैटलफील्ड पे केओस हो जाता है तो हाथी काफी अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक हाथी डर गया, अगर वो बौखला गया, तो कोई सामने की आर्मी नहीं, कोई अपनी आर्मी नहीं, वो किसी पे भी हमला करेगा। और ऐसा कई लड़ाइयों में हुआ है जब हाथी बौखला के अपने ही फौजियों पे हमला कर रहे हैं। अभी जो एग्जांपल मेरे नजर में आ रहा है वो है पानीपत की पहली लड़ाई, जब इब्राहिम लोदी के हाथियों ने अपने ही फौजियों पे हमला किया था। हाथियों की एक और कमजोरी ये है कि अगर बैटलफील्ड पे बहुत ऊंची ऊंची आवाजें आ रही हैं, बहुत शोर हो रहा है और आवाजें बहुत वियर्ड, बहुत अजीब हैं, तो भी हाथी बौखला सकता है। देखिए, बैटलफील्ड पे जनरली शोर तो होता है, तो इसीलिए वॉर एलिफेंट्स को एक लेवल के शोर के लिए ट्रेन किया जाता है। इनफैक्ट उनको ऐसी आवाज़ों के लिए भी ट्रेन किया जाता है जो कि वो बैटलफील्ड पे सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आर्मी में हाथी हैं और आप जानते हैं कि जिस आर्मी से आप लड़ने जा रहे हो उस आर्मी के पास तोपें हैं, तो तोपों की जो आवाज़ होगी उस आवाज़ से आप अपने हाथी को ट्रेन करते हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें की जाती हैं। पर अगर आपके दुश्मन की आर्मी ने कुछ नई तरह की ऊंची आवाज़ें निकालने शुरू कर दी बैटलफील्ड में, जिसकी प्रिपरेशन हाथी को नहीं दी गई है, जिसकी ट्रेनिंग उसको नहीं मिली है, तो हाथी बौखला सकता है। और इस एक वल्नरेबिलिटी या वीकनेस कह सकते हैं, इसका फायदा जनरली ऑपोजिंग आर्मी उठाती है। हाथी की एक और वीकनेस है जो इसी से रिलेटेड है। जैसे वो शोर से या फिर अजीब आवाज़ों से घबराते हैं, वैसे ही हाथी अजीब दृश्यों से भी घबराते हैं। अगर आपने उनके सामने ऐसी कोई चीज़ दिखा दी जो उनको बिल्कुल देखने की आदत नहीं है, तो भी हाथी अनप्रेडिक्टेबल तरीके से बिहेव कर सकता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कुछ फेमस लड़ाइयों के जहां पे हाथी इस्तेमाल हुए थे। सबसे पहला एग्जांपल जो बहुत फेमस है, 326 BC की बैटल ऑफ हिडास्पस, जिसको बैटल ऑफ झेलम भी कहते हैं। अलेक्जेंडर के पास बहुत अच्छी कैवलरी थी, उसके घोड़े वो अरेबियन कंट्री से लेके आया था, और किंग पोरस के पास कहा जाता है 85 से लेके 300 के बीच में हाथी थे। ये हाथी अलेक्जेंडर की आर्मी ने पहले नहीं देखे थे, और इसीलिए अलेक्जेंडर जानता था कि जब ये हाथी चार्ज करेंगे तो उनका जो फैलेंक्स है, जो फेमस ग्रीक फैलेंक्स है, वो उस चार्ज के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। जब किंग पोरस के एलिफेंट्स ने चार्ज किया था तो ये फैलेंक्स डगमगाए थे, इन्होंने अपना फॉर्मेशन तोड़ा था। ओवरऑल इस लड़ाई ने दिखाया कि अगर एलिफेंट्स को ढंग से कमांड किया जाए तो कितना डिसाइसिव वेपन हो सकते हैं। इस लड़ाई के बाद अलेक्जेंडर जो लगातार ईस्ट की तरफ मार्च करते हुए आ रहे थे, इस लड़ाई के बाद उनका ईस्टवर्ड मार्च बंद हो गया। उन्होंने वापस अपने घर की तरफ लौटना शुरू कर दिया था, क्योंकि कहा जाता है कि उनको पता था कि भारत में वो और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो फिर मगध अंपायर है, उनके पास 6000 वॉर एलिफेंट्स हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास फिर 9000 एलिफेंट्स। ये मैं जो आपको सारे फैक्ट्स एंड नंबर्स बता रहा हूँ, ये मैंने किताब से लिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा एग्जाम्पल है 218 BC का हैनिबल का वो मार्च जो उसने एल्प्स के माउंटेन से किया था। ये बहुत ही फेमस मार्च है क्योंकि इसमें हैनिबल के साथ 37 एलिफेंट्स थे, और इन एलिफेंट्स को लेके उसने पहाड़ों को क्रॉस किया था और जाके फिर रोम की टेरिटरीज पे हमला किया था। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है एलिफेंट्स के बारे में। उनको देख के ऐसा लगता है, और जनरली लोग यही सोचेंगे कि एलिफेंट्स पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते, पर हैनिबल ने ये करके दिखाया था। वैसे ही हिस्ट्री में कुछ और एग्जांपल्स हैं जो ऐसे किसी बड़े अचीवमेंट के लिए फेमस है। ऐसा ही एक एग्जांपल मुझे भी याद आ रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जब लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने
अरेबियन फोर्सेस को लेके नेफुट डेजर्ट को क्रॉस किया था। उस समय ऐसा मानते थे लोग कि इस डेजर्ट को आप क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही मुश्किल कंडीशंस हैं यहाँ पे, पर उन्होंने इस डेजर्ट को क्रॉस किया था और ऑटोमन फोर्सेस के पीछे से हमला किया था। फिर वैसे एक एग्जांपल वियतनाम वॉर का भी है। 1954 में एक बहुत फेमस लड़ाई हुई थी जिसको बैटल ऑफ डिएन फू कहते हैं। इस लड़ाई में वियत मिंह की फोर्सेस ने पहाड़ों पे चढ़ के 100-150 किलोमीटर का मार्च करके बड़े बड़े वेपन्स को, तोपों को पहाड़ों के टॉप तक पहुंचाया था और फिर वहां से फ्रेंच पोजीशंस पे हमला किया था। ये देख के उस समय के फ्रेंच सोल्जर्स बिल्कुल हैरान रह गए थे कि इन्होंने कैसे कर दिया। और वैसे ही जब आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि लॉजिस्टिकली कितना मुश्किल ऑपरेशन था, इतने सारे वेपन्स को इतना मैन पावर यूज करके पहाड़ों के टॉप तक पहुंचाना, पर वियत मिंह ने करके दिखाया था। एलिफेंट्स वाली लड़ाई का तीसरा एग्जाम्पल है पानीपत की पहली लड़ाई। इसमें एक साइड पे थे बाबर जो अपने साथ तोपे लेके आए थे और दूसरी साइड पे थे इब्राहिम लोदी जिनकी फौज बहुत बड़ी थी और उनके पास कहा जाता है 500 से ज्यादा हाथी थे। बाबर के पास हाथी तो नहीं थे पर उनके पास तोपें थी और तोपों के साउंड की आदत इब्राहिम लोदी के हाथियों को नहीं थी। तो जब ये लड़ाई शुरू हुई और बाबर ने तोपों से फायर करना शुरू किया तो हाथी घबराने लगे और फिर उन्हीं हाथियों ने इब्राहिम लोदी के ही फौज पे हमला करना शुरू कर दिया था। तो जैसा मैंने भी कहा, हाथी एक बहुत डिसाइसिव वेपन होता है। ये आपके दुश्मन का मोरल डाउन कर सकता है, पर अगर हाथी बेकाबू हो गया तो आपकी आर्मी पे भी उतना ही नुकसान कर सकता है। इस लड़ाई में इतने हाथी होने के बावजूद इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी इसके बाद और फिर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें भी हाथियों का इस्तेमाल हुआ था। इस लड़ाई में एक तरफ थे अकबर जिनके कमांडर थे बैरम खां जो उनकी फोर्सेस को लीड कर रहे थे, दूसरी तरफ थे महाराजा हेमचंद्र। महाराजा खुद एक हाथी पे बैठ के अपनी फोर्सेस को कमांड कर रहे थे और बैटलफील्ड के अंदर थे। तो इसीलिए मुगल फोर्सेस को ये चांस मिल गया कि वो डायरेक्टली महाराजा को टारगेट करें और ऐसा कहा जाता है कि महाराजा को एक तीर आके लगा था और जब वो अपने हाथी से नीचे गिर गए उसके बाद जो उनकी आसपास की फोर्सेज हैं उनका मोरल एकदम से डाउन हो गया कि हमारे महाराजा अब नहीं है वहां पे और सारी फोर्सेज में भगदड़ मच गई और इसी वजह से इस लड़ाई में मुगल फोर्सेस की जीत हुई। ऐसी और बहुत सारी लड़ाइयां हैं जहां पे हाथियों का इस्तेमाल हुआ है। तो आप मुझे कमेंट से बताइए कि अगर आपको ऐसी कोई लड़ाई पता है जहां पे हाथियों का रोल डिसाइसिव था, यानी हाथी ने डायरेक्टली जीत या हार करवाई, तो मुझे कमेंट से बताइएगा। एक हाथी के चार्ज को आप रोक नहीं सकते पर उसके साथ आप डील जरूर कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं और इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज होती है। तो मान लीजिए कि आप एक आर्मी के कमांडर हैं और आपको पता है कि आपकी दुश्मन की आर्मी के पास 500 हाथी हैं। अब आपको उस चैलेंज के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप क्या करेंगे? पहली चीज होती है टेरेन और ज्योग्राफी का इस्तेमाल करना। एक हाथी को चार्ज करने के लिए बहुत स्पेस चाहिए होता है, यानी बहुत जगह चाहिए होती है। तो मान लीजिए कि सामने वाली आर्मी के पास 500 हाथी हैं और उन 500 हाथियों को उन्होंने एक यूनिट बना के आर्मी के सेंटर में डिप्लॉय किया हुआ है। अगर वो 500 हाथी का जो सबसे आगे वाली लाइन है, मान लीजिए उसमें 10 हाथी हैं जो पैरेलली खड़े हुए हैं और वो 10 हाथी चार्ज करते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, तो उनको रोकना तो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए पहले आप ये कर सकते हैं कि अपनी आर्मी को आप खड़ा ही वहाँ पे करें जहाँ पे हाथियों को चार्ज करने के लिए बहुत जगह ना मिले। तो अगर आपने अपनी आर्मी को ऐसी जगह पे डिप्लॉय किया है जहाँ पे रास्ता बहुत पतला या सकरा है, तो सामने वाली आर्मी जिनके पास 10 हाथियों की एक प्रॉपर लाइन थी, वो 10 हाथी एक साथ चार्ज कर ही नहीं पाएंगे, उनको 1 या 2 में आना पड़ेगा आगे और फिर आप एक एक हाथी से रिलेटिवली बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि अगर आपको पता है कि हाथी एक पर्टिकुलर रास्ते से चार्ज आपकी तरफ करने वाला है, तो उस रास्ते में बीच में आप बहुत सारे गड्ढे खोद सकते हैं और उन गड्ढों को पत्तियों या ब्रांचेस से आप ढक सकते हैं। कुछ जनरल्स ये भी करते थे कि अगर उनको कंफर्म पता है कि इस रास्ते से हाथी आने वाले हैं, तो उस रास्ते पे बड़े बड़े पेड़ों के टहनियों को काट के उनको नुकीला बना के हाथियों की तरफ पॉइंट कर देते थे। तो ऐसे में जब हाथी चार्ज कर रहा है और वो देख रहा है कि कुछ नुकीली डंडियां गड़ी हुई हैं, तो उसको चार्ज करने में थोड़ा डर लगेगा। ये भी एक तरीका आप यूज कर सकते हैं। हाथियों को टैकल करने की जो दूसरी तरकीब है वो इस बात पे निर्धारित है कि हाथी बहुत इजीली पैनिक कर जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किसी तरीके से अगर आपने हाथी को कंफ्यूज या डरा दिया तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। अच्छा तरीका था ऐसे जानवर यूज करना जिनका नेचर एंटी एलिफेंट है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल जानवर लेके नहीं आने जंगल से जो कि एंटी एलिफेंट है। आप नॉर्मल जानवरों को लेके कुछ ऐसी तकनीक लगा सकते हो जिससे सामने वाले आर्मी के हाथी घबरा जाए। 260 BC में एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ मेगारा। इसमें एक साइड के पास हाथी थे तो दूसरी साइड ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे सुअर लिए और सुअरों पे तेल डाल दिया और फिर उनको जला दिया। फिर इन जलते सुअरों को उन्होंने हाथियों की तरफ भेज दिया।
तो जब वो जलते हुए सुअर तड़प के चिल्ला रहे थे तो उन आवाज़ों से हाथी परेशान हो रहे थे। और उसके ऊपर से जब इन जलते हुए सुअरों को हाथियों ने अपनी तरफ आते देखा तो इस नज़ारे की भी उनको आदत नहीं थी। कुछ लड़ाइयों में लोग बैलों का इस्तेमाल करते थे। बैलों के ऊपर एक मशाल लगा दी और फिर बैलों को एलिफेंट्स की तरफ भेज दिया। अब जब एलिफेंट्स देख रहे हैं कि इतने सारे बैल इतनी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं तो शोर हो रहा है, धूल उठ रही है और आग बेसिकली उनकी तरफ बढ़ रही है, तो भी एलिफेंट्स परेशान होते हैं। एक एग्जाम्पल ये भी था जब एक कमांडर ने अपने कैमल्स, अपने ऊँटों के पूंछ पे आग लगा दी और जब ये कैमल घबरा के भागे एलिफेंट्स की तरफ तब भी एलिफेंट्स घबराए थे। एक तरीका था बैटलफील्ड में बहुत शोर क्रिएट करना। एक शोर तो आपकी आर्मी कर ही रही है, पर उसके अलावा कुछ ऐसी आवाज़ें निकालना जिसकी आदत हाथी को ना हो। एक जैसे मैंने बताया पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों की आवाज़ से हाथी परेशान हुए थे। कुछ आर्मीज स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट कैरी करते थे जिनसे ऐसी आवाज़ें निकलती थी जिससे हाथी परेशान होते थे। तो जब हाथी वाली आर्मीज ने ये देखना शुरू किया कि उनको हाथी को इस तरह से परेशान किया जा रहा है तो वो हाथी को इन आवाज़ों से यूज टू कराने के लिए उनको ट्रेन करने लगे कि जब ऐसी आवाज़ें उनको बैटलफील्ड में सुनाई पड़े तो वो परेशान ना हो। तो जब इन आवाज़ों से हाथी को ट्रेनिंग मिल गई तो हाथियों को परेशान करने के लिए कुछ नई आवाज़ें निकालने लगे। एलिफेंट्स के साथ डील करने का अगला तरीका होता है उनके महावत को अटैक करना। जो इंसान एलिफेंट के ऊपर बैठ के उसको कंट्रोल करता है उसको महावत कहते हैं। उसकी एलिफेंट के साथ एक बहुत स्पेशल रिलेशनशिप होती है। वो एलिफेंट को ट्रेनिंग देता है, उसको खाना खिलाता है। तो जनरली एलिफेंट महावत के कमांड्स को फॉलो करता है। इसीलिए सामने वाली आर्मी को, स्पेशली आर्चर्स को, ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको महावतों को टारगेट करना है, क्योंकि अगर महावत गिर गया एक बार तो एलिफेंट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जो अगला तरीका है एलिफेंट से डील करने का, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत आसान है और उतना ही स्मार्ट है। ये एक्चुअली बैटल ऑफ जामा में रोमन्स ने किया था हैनिबल के हाथियों के सामने। हैनिबल के हाथी ने जब चार्ज करना शुरू किया तो रोमन फौजी अपनी पोजीशन पे खड़े रहे। जैसे ही ये हाथी एकदम नज़दीक आ गए तो अचानक से ये फौजी अपनी जगह से हट के उन्होंने हाथियों को पास होने की जगह दे दी। अब जैसे मैंने आपको बताया, एक हाथी को मिड चार्ज मनूवर करना बहुत मुश्किल होता है। यानी जब हाथी चार्ज कर रहा होता है तो सडनली उसकी डायरेक्शन आप नहीं मोड़ सकते। तो हाथी अगर फुल स्पीड पे आपकी तरफ आ रहा है, आपने इसको जगह दे दी तो वो सीधा चला जाएगा। तो रोमन फौजियों ने पहले जगह बना के हाथियों को पास करने की जगह दी और उसके बाद जब हाथी आगे निकल गया तो पीछे से फिर इन फौजियों ने उन हाथियों पे हमला किया था। सारा खेल इस बात का होता है कि आपको किसी भी कीमत पे अपनी फॉर्मेशन को तोड़ना नहीं है, क्योंकि एक बार आपकी फॉर्मेशन टूटी तो सामने वाला दुश्मन आपको इजीली हरा सकता है। पर अगर आप प्लान्ड तरीके से एक मनूवर की प्रैक्टिस की हुई है आपने कि आपको प्लान तरीके से अपने फौजियों को साइड कर देना है और वापस एक साथ जुड़ जाना है, तो इसमें आपका फॉर्मेशन नहीं टूटता है। ये जो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, जो इतनी क्लेवर है, इसको बहुत इफेक्टिवली यूज किया था रोमन कमांडर ने हैनिबल के खिलाफ। एक बार हाथी आगे निकल गया तो उसके बाद फिर लाइट इन्फेंट्री या फिर स्कर्मिशर्स या फिर आर्चर्स इंडिविजुअली हाथियों से डील कर सकते हैं। तो इसमें आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो आपकी मेन फाइटिंग फोर्स है, आपकी हैवी इन्फेंट्री, रोमन लीजन्स, उनका फॉर्मेशन नहीं टूटा और वो हैनिबल की फोर्सेस के साथ सामने से डील कर सकते हैं। सुनने से आसान लगता है कि हाथी आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप उनको पास दे दीजिए, उनको जाने का रास्ता दीजिए, पर रियलिटी में ये बहुत मुश्किल होता है। इस तरह के मनूवर को करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। आपको ये इंश्योर करना है कि हाथी जब बिल्कुल नज़दीक आ जाए, जब उसकी डायरेक्शन चेंज करना इम्पॉसिबल हो जाए, तब उस मोमेंट पे एक साथ सारे फौजी अपनी जगह छोड़ के हाथी को पास होने का रास्ता दें। तो ये जो एक साथ जगह देने वाला जो मनूवर है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। आप रैंडमली उठा के आप 500 लोगों को कहिए कि आपको एक साथ जगह देनी है, ये नहीं हो पाएगा, वहाँ भगदड़ मच जाएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि एक आर्मी तभी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकती है जब उसको बहुत ट्रेनिंग दी गई हो, उस आर्मी में बहुत डिसिप्लिन हो। और इसी वजह से रोमन लीजन्स बैटलफील्ड पे बहुत ही इफेक्टिव थे, क्योंकि ये एक बहुत ही वेल डिसिप्लिन, बहुत वेल ट्रेन्ड आर्मी थी। मैंने इस वीडियो में आपको जो भी कुछ बताया, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट किए, वो सब मैंने एक किताब से पढ़ा है। इस किताब का नाम है कैनन्स वर्सेस एलिफेंट्स, द बैटल्स ऑफ पानीपत। इस बुक को लिखा है कर्नल हरजीत सिंह ने। इस बुक में उन्होंने पानीपत के तीनों बैटल्स को बहुत डिटेल में एनालाइज किया है और उसके बाद कैनन्स और एलिफेंट्स की जो इफेक्टिवनेस होती है बैटलफील्ड पे, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया है। इस किताब को पढ़ने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि हैनिबल को जामा की लड़ाई में इस मनूवर को करके हराया गया था। हालांकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जो जामा की लड़ाई में काम किए थे, जिसमें रोमन्स को फायदा हुआ था, पर ये जो हाथियों को टैकल करने की जो स्ट्रैटेजी थी, इसके बारे में मुझे इस किताब से पता चला। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।